हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद है तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर जरूर बताना आपको ये कैसा लगा। तो चलिए आज का हम पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था विंग को लैंड फोरेन की टाइटल मिल गया था और वो रूम में भी आ गया था, पर उसे पता ही नहीं था कि आखिर लैंड फोरेन होता क्या है। वो वांगजी से भी पूछ नहीं सकता था, पर वांगजी उसके कन्फ्यूजन को समझ गया था, इसीलिए वो बता देता है कि आखिर लैंड फोरेन का मतलब क्या है। और उस बारे में जानकर विंग बहुत ज़्यादा शॉक में पड़ गया था। लैंड फोरेन की जिम्मेदारियाँ इतनी ज़्यादा होती है, पूरे घर का जिम्मेदारियाँ तो संभाल लेगा विंग, पर पूरे क्लैन का जिम्मेदारी वो कैसे संभालेगा। हाँ, उसे पता है कि यहाँ बहुत लोग हैं उसे संभालने वाले, पर विंग विंग तो इस बारे में जानता ही नहीं। वो तो इस पूरे क्लैन के बारे में नहीं जानता, ये तो उस पूरे वर्ल्ड के बारे में नहीं जानता, तो कैसे विंग उसका सामना करेगा। पर वो उस टाइम कुछ भी नहीं बोलता, क्योंकि उसे पता है उसका रिपुटेशन, मतलब कि वो जो भी यहाँ कुछ करेगा वो सीधा जियांग फैमिली पे इफेक्ट करेगा। इसीलिए वो सब कुछ बहुत अच्छे से मान रहा था और बहुत अच्छे से कर भी रहा था। अभी वो वांगजी के साथ रूम में था ही कि तभी वहाँ का गेट नॉक होता है। विंग देखता है कि वांगजी तो वॉशरूम में गया है, इसीलिए वो खुद गेट खोलने जाता है और वो देखता है बाहर कुछ डिसिपल खड़े हुए हैं, जिसे देखकर विंग शॉक था, क्योंकि उनके हाथों में बहुत सारी बुक थी। विंग उन बुक को देखकर बहुत ज़्यादा शॉक था, क्योंकि वो बुक एक बुक ही बहुत ज़्यादा मोटा था, पर उनके हाथों में 3-4 बुक थी। और मान लो कि एक इंसान के पास 3 बुक है, तो वहाँ 3 इंसान हैं, तो उनके हाथों में 9 बुक है। विंग उन 9 बुक को देखकर बहुत ज़्यादा शॉक था और वो कंफ्यूज था कि यहाँ क्यों लाया गया है। उसे याद आया कि हाँ, वांगजी तो शायद बुक पढ़ता होगा ना, तो वांगजी के लाया गया होगा। ये सोचकर वो उन्हें अंदर आने का इशारा करते हैं, पर वो डिसिपल अंदर नहीं आते, क्योंकि वांगजी का सख्त रूल है कि इस घर में, मतलब कि जिंगशी में, कोई भी डिसिपल अंदर नहीं आएगा वांगजी के सिवा। वांगजी किसी को भी आज तक वहाँ अंदर आने ही नहीं दिया है। हाँ, कभी कभार उसके गगा उसके फैमिली मेंबर आ जाते हैं, पर वो भी वांगजी के साथ, ऐसे कोई नहीं आता। विंग उन लोगों को देख ही रहा था, वो कहता है अंदर आइए ना। ये सुनकर वो डिसिबल उन्हें मना करते हुए बोलते हैं, हमें माफ़ करना लैंड फुरैन, पर हम अंदर नहीं आ सकते, राजकुमार ये अलाउ नहीं करते। ये सुनकर विंग को याद आता है कि हाँ, यहाँ तो लूबाई भी आई थी ना, उसे भी वांगजी ने बाहर निकाल दिया था। ये सोचकर विंग अपना सर हिलाता है और कहता है ठीक है, तो फिर मैं इन सभी को, रुको, ये बोलते हुए वो एक डिसिपल से वो बुक ले लेता है और फिर अंदर रखने जाता है, पर उसके हाथों में दर्द होने लग गया था, क्योंकि वो 3 बुक ही कम से कम 12 बुक के समान था। विंग जल्दी से उन सभी को एक टेबल पे रखता है और फिर बाहर आता है, फिर दूसरे एक इंसान से वो बुक लेता है, फिर अंदर रखता है, फिर तीसरे में। विंग की पूरी हाथ में दर्द हो गया था। वो कहता है, वैसे ये सब बुक राजकुमार के लिए है, राजकुमार क्या इतना ज़्यादा पढ़ते हैं। ये सुनकर वो डिसिपल ना में सर हिलाते हुए बोलते हैं, नहीं, राजकुमार का ये सब बुक नहीं है। विंग कहता है, तो यहाँ क्यों। ये सुनकर वो डिसिपल कहते हैं, असल में ये सब हेडमास्टर लैन ने आपके लिए भिजवाया है। ये सुनकर विंग कंफ्यूज था, हेडमास्टर कौन। तभी दूसरा इंसान कहता है, आपके अंकल, मतलब कि राजकुमार लैन के अंकल। ये सुनकर विंग को याद आता है कि हाँ, वो खड़ूस बुड्ढा, पर वो अपने मन में स्लैप मारते हुए बोलता है, विंग कि तुम क्या बोल रहे हो, वो तुम्हारे अंकल बन चुके हैं अब। ये सोचकर वो उन सभी को ग्रीट करता है और कहता है, पर ये सब क्यों। ये सुनकर वो डिसिपल कहते हैं, ये सारे बुक लैंड फुरैन के लिए हैं, आपके लिए हैं। आपको इन सभी नियमों को पालन करना पड़ेगा, और इसमें जितना भी लिखा हुआ है आपको कल हेडमास्टर को और मास्टर लैंड को आपको ये दिखाना पड़ेगा और साथ में सुनाना भी पड़ेगा। ये सुनकर विंग शॉक, क्या इतने सारे को। तभी विंग पूछता है, पर क्या एक बुक को ही ना। ये सुनकर वो डिसिपल नाम में जवाब देते हुए बोलते हैं, नहीं, आपको ये पूरे के पूरे कल ही। ये आगे वो कुछ बोल पाते, विंग तो उस गेट के सहारे खड़ा हो गया था, क्योंकि वो गिनने वाला था ये सब सुन के। इतने सारे बुक को वो कल ही कैसे सुनाएगा। विंग अपने दिल में ही सोचता है, ये आप क्या बोल रहे हो, मैं ये सब कैसे कर पाऊंगा। पर वो अपने आप को शांत रखते हुए बोलता है, हाँ, थैंक्स। ये बोलकर वो उन्हें ग्रीट करता है, पर वो डिसिपल
उन्हें ग्रीट करते हुए वहाँ से चले गए थे। वहीं विंग वहीं पर शॉकिंगली खड़ा हुआ था। वहीं पीछे से वांग जी उसे आवाज़ देते हुए बोलते हैं, विंग गेट पे क्या कर रहे हो? अंदर आओ। ये सुनकर विंग अपने होश में आया था और वो अपना सर हिला के बोलता है, ये बोलकर वो गेट को बंद करता है और वो चुपचाप अंदर आके उस सारे बुक को देखने लगा था। पर वो वांग जी की तरफ नहीं देख रहा था। वांग जी देख रहा था कि विंग किसकी तरफ देख रहा है। उसकी भी नज़रें बुक की तरफ गई। उस बुक को देखकर वांग जी भी थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हो गया था कि आखिर ये बुक किसकी है? ये तो उसकी नहीं है। वांग जी विंग से पूछता है, विंग ये सारे बुक? तभी विंग कहता है, मैं ये सारे बुक कैसे पढ़ूँगा? वांग जी विंग से पूछता है, विंग किसके हैं ये बुक? विंग कहता है, मेरे लिए। वांग जी फिर पूछता है, क्यों? तुमने किसी से बुक मंगवाया था क्या? ये सुनकर विंग उसके तरफ बिना देखे ही कहता है, मैं इसे कैसे पढ़ूंगा और कल कल मैं कैसे रिपोर्ट दूंगा? विंग अभी तक सिर्फ अपने आप में ही बातें कर रहा था। उसे तो होश भी नहीं था कि वांग जी पीछे से उसके बारे में पूछ रहे हैं। पर विंग अपने ख्वाबों में अपनी बातों में इतना खोया हुआ है कि वांग जी का तो उसे पता ही नहीं चला। वांग जी धीरे-धीरे करके उसके पास आता है और उसे पीछे से गले लगा लेता है, जिसके कारण विंग शॉक में पड़ गया था। वो वांग जी को अपने आप से हटाने की कोशिश करता है, पर वांग जी उसे और भी ज़्यादा टाइटली पकड़ लेता है और अपने सर को विंग के नेक पे रखते हुए कहता है, क्या हुआ है? तुम किस बात में खोए हुए हो? मैं इतने टाइम से तुम्हें आवाज़ दे रहा हूँ, ना तुम जवाब दे रहे हो और तुम अपने आप में क्या बड़बड़ा रहे हो? और ये बुक किसके लिए है? विंग वांग जी के टच से थोड़ा-सा ऑकवर्ड फील कर रहा था। वो उसके हाथों को अपने आप से मतलब अपनी कमर से हटाने की कोशिश करते हुए बोलता है, वो असल में ये आपके अंकल ने मुझे दिया है। ये बोलते हुए वो उसके हाथों को अपनी कमर से छुड़वा लेता है और वो उससे हल्का सा दूर हो गया था। वांग जी उसके पास फिर से आते हुए बोलता है, अंकल ने? पर क्यों? ये सुनकर विंग कहता है, वो तो मुझे भी नहीं पता, पर आप लोगों के कुछ लोग आए थे, मतलब इस क्लैन के कुछ लोग आए हुए थे। उनमें से कुछ लोगों ने मुझे कहा कि ये लैंड फू रैन के लिए है और मुझे ये सब पढ़ना पड़ेगा। ये बोलते हुए वो उस बुक की तरफ ही देख रहा था। वांग जी समझ चुका था कि उसके अंकल ने ये बुक क्यों भेजा है। वो विंग को समझाने लगा कि तुम लैंड फू रैन बन गए हो तो तुम्हें यहाँ के रूल पता होना चाहिए, इसीलिए अंकल ने शायद तक तुम्हें दिया है ये सब। ये सुनकर विंग अपना सर हिलाता है, पर वो वांग जी की तरफ देख ही नहीं रहा था। पर विंग उसे सोचते हुए बोलता है कि अब मैं पढ़ूंगा कैसे और कल कल मुझे उन्हें बताना पड़ेगा। ये सोचकर तो विंग डर गया था और वो उन सभी बुक को लेकर बैठ गया था। वहीं वांग जी भी उसकी मदद करने के लिए वहीं पर बैठ गया था, क्योंकि उसे तो पता है विंग को पढ़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसीलिए वो उसके पास बैठा हुआ था। पर वो अमेज़ हो गया था क्योंकि विंग बहुत लगन लगाकर उस बुक को पढ़ रहा था। एक पल के लिए तो उसे ऐसा लग गया कि शायद तक ये उसका विंग नहीं है, क्योंकि वो विंग तो बहुत ज़्यादा चुलबुला है, बहुत ज़्यादा बातें करता है और बुक के नाम से ही वो भागा करता है। पर ये विंग तो अलग है। ये बहुत ज़्यादा शांत है और साथ ही ये पढ़ाई भी करता है। हाँ, मतलब कि वो भी पढ़ाई करता था, पर वो नखरे करता था। पर ये बस चुपचाप बैठ गया है पढ़ने के नाम पे। ये सोचते हुए वांग जी बस विंग की तरफ ही देख रहा था। विंग पूरी लगन लगाकर उन सभी को पढ़ रहा था। उन सभी को पढ़ते हुए विंग बहुत ज़्यादा शॉक था। यहाँ इतने सारे रूल हैं और उन रूल के नाम में क्या-क्या है। सुबह जल्दी उठना है, शाम को जल्दी सोना है, कोई ज़्यादा बात नहीं करेगा, कोई ज़्यादा इधर-उधर नहीं घूमेगा और सबको डिसिप्लिन में रहना है। छोटी सी छोटी चीज़ को अगर तुमने डिसिप्लिन में नहीं रखा तो तुम्हें मार पड़ेगा, मतलब कि दंड मिलेगा। विंग ये सब सुनकर शॉक था, पर उससे ज़्यादा शौक तो उसे ये पढ़ के आ रहा था कि हर चीज़ के नीचे में एक उसका दंड लिखा हुआ था। अगर वो उस रूल को तोड़ेगा तो उन्हें कौन-सा दंड मिलेगा, और वो कोई छोटा-मोटा दंड नहीं था, उन्हें बहुत बड़ा-बड़ा पनिशमेंट मिलेगा। विंग ये सब पढ़ के शॉक था और वहीं सबसे छोटा पनिशमेंट 300 बार इस पूरे बुक को लिखना है, रूल बुक को। विंग ये पढ़कर अपने दिल में हाथ रख लेता है, क्योंकि सच में इस पूरे बुक को 200 से 300 बार लिखना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। विंग कोई भी गलती नहीं करना चाहता, इसीलिए वो बहुत अच्छे से वो सब पढ़ रहा था। वहीं वांग जी जब अपना काम ख़त्म करता है तो वो विंग को देखता है। विंग को देखकर वो शॉक में पड़ गया था, क्योंकि विंग इतने टाइम तक एक जगह कभी नहीं बैठ सकता। पर
ये विंग तो कितने टाइम से यहीं पर बैठा हुआ है और ना ही वो हिला है, ना ही वो डुला है और चुपचाप सिर्फ बुक को पढ़े जा रहा है। वांग जी को सच में ये जानकर शौक लग रहा था। वो तो अब अपने मन में ही सोच रहा था, क्या सच में ये मेरा ही विंग है? क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा अलग है। विंग कभी भी मेरे साथ इतने टाइम तक बैठ के नहीं पढ़ता था, पर आज आज इसे क्या हो गया है? यही सब वांग जी सोचे जा रहा था। कुछ ही टाइम में वहाँ जिंगशी पे नॉक होता है। वांग जी नॉक को सुनकर बाहर गेट के पास जाता है। वहाँ एक लैंड डिसिपल खड़ा होकर उन लोगों को बोलता है, मतलब कि वांग जी को बोलता है कि खाना खाने के लिए आप लोगों को बुलाया जा रहा है। वांग जी उसे नोट करता है और फिर वहाँ से अंदर चला गया। वो अंदर जाके देखता है कि विंग अभी भी अपना काम कर रहा है, जिसे देखकर वांग जी को शौक तो लग रहा था, पर वो विंग के पास जाता है और कहता है, विंग चलो अब खाना खाने का टाइम हो गया है। ये सुनकर विंग उसकी तरफ देखता है, फिर भी कुछ नहीं बोलकर वो अपना काम करने लग गया था, जिसे देखकर वांग जी को बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था। विंग इतना ज़्यादा ओबीडिएंट कैसे हो सकता है? उसे सच में ऐसा लग रहा था कि उसके सामने उसका विंग हो ही ना, पर वो अपने ही दिमाग में सोचता है कि नहीं, ऐसा मैं कैसे सोच सकता हूँ? ये मेरा ही विंग है। हाँ, याददाश्त खोने की वजह से बस थोड़ा-सा बदल गया होगा विंग। ये सोचकर वो विंग के पास जाता है और उसे उठाते हुए बोलता है, विंग चलो खाना खाओ। तुम बुक पढ़ रहे हो, तो तुम्हें तो पता चल ही गया होगा ना कि हमारा रूल है कि 7 बजे के बाद खाना नहीं मिलता, तो चलो। ये बोलते हुए वो उसे उठाता है। विंग भी अपना सर नोट करता है, क्योंकि सच में उसने पढ़ा था और वो ये रूल नहीं तोड़ सकता, इसीलिए वो वांग जी के साथ जिंगशी से बाहर जाता है। पर वो जाते टाइम रुक गया था। वांग जी उसे देखकर बोलता है, क्या हुआ? विंग कहता है, लू बाई वो कहाँ है? ये बोलकर वो अब पीछे की तरफ देखता है। पीछे लू बाई नहीं था, बस लू शाओ था। उसे देखकर विंग उसके पास जाकर बोलता है, लू बाई कहाँ है? लू शाओ उसके बारे में कुछ बता पाता कि लू बाई भागते हुए विंग के पास आते हुए कहती है, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं बस ये भूल गई थी। ये बोलते हुए वो एक चीज़ को दिखाती है। असल में वो कोट था। ठंड बढ़ रही है ना, लैंड क्लाइम में तो ठंड होती ही है, इसीलिए वो विंग के लिए वो कोट लाने गई थी। वो विंग को देते हुए बोलती है, राजकुमार आप ये तो भूल ही गए थे। ये बोलकर वो उसके ऊपर वो डाल देती है। विंग उसे स्माइल करके देखते हुए बोलता है, तुम भी ना, तुम्हें भी तो ठंड लग रही होगी, तुमने क्यों नहीं पहना है? ये बोलकर वो उसके साथ उसका हाथ पकड़ के उसके क्वार्टर की तरफ जाता है और उसके रूम में जाकर वो देखता है कि कोई मोटा सा कपड़ा जो लूबाई के पहनने के लायक हो, पर वहाँ लूबाई के लिए कोई भी मोटा कपड़ा नहीं था, जिसे देखकर विंग थोड़ा सा शॉक था कि लूबाई क्या पहनेगी अब। ये सोचकर वो लूबाई की तरफ देखते हुए कहते हैं, लूबाई तुम्हारे पास मोटा कपड़ा नहीं है क्या? ये सुनकर लूबाई अपना सर हिलाती है और कहती है, नहीं, हमारे पास इतने पैसे नहीं होते राजकुमार कि हम इतना हैवी और मोटा कपड़ा पहन सके, और मुझे नहीं लगा था कि लैंड क्लैन में इतना ज़्यादा ठंड होगा। ये बोलते हुए उसने अपना सर नीचे कर लिया था। वहीं लू शाओ भी विंग को समझाता है कि राजकुमार आप हमारी टेंशन मत लीजिए, ये तो हमारे लिए नॉर्मल है, हम नहीं पहनेंगे तो भी चलेगा। ये बोलते हुए वो विंग को देखते हुए बोलता है, राजकुमार अब चलते हैं, बाहर राजकुमार लैन आपका इंतज़ार कर रहे हैं। ये सुनकर विंग उन दोनों को कंसर्न होकर देख रहा था, क्योंकि उसे पता है कि लूबाई एक लड़की है और वो 15-16 साल की ही तो है, उसे ठंड नहीं लगता होगा क्या? ये सोचकर वो अपना कोट जो लूबाई ने लाया था उसको निकाल कर वो लूबाई को पहना देता है और कहता है, अब चलो। ये बोलकर वो उसका हाथ पकड़ के बाहर लेके आता है। बाहर वांग जी विंग की तरफ ही देख रहा था। विंग ने अपना कोट नहीं पहना, जबकि लूबाई ने विंग का कोट पहना है। ये देखकर वांग जी थोड़ा सा कंसर्न हो गया था, क्योंकि बाहर सच में बहुत ज़्यादा ठंड है और रात का टाइम है, तो उसमें तो बहुत ज़्यादा ठंड होगा ही। इसीलिए वो विंग से कहता है, विंग तुमने अपना कोट लूबाई को क्यों दिया? ये सुनकर विंग कहता है, लूबाई के पास नहीं था गर्म कोट, इसलिए मैंने उसे दे दिया। ये बोलकर वो वांग जी को देखता है और कहता है, चलिए चलते हैं। ये बोलकर विंग, लूबाई और लू शाओ आगे जाने लगे। वांग जी विंग को ही देख रहा था। वो आगे जाता है, पर वो अपना कोट निकाल कर विंग के ऊपर डाल दिया, जिससे विंग वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी कहता है, तुम्हें भी तो ठंड लगेगी ना? ये बोलकर वो विंग को पहना देता है, पर विंग उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, मुझे ज़रूरत, पर वो आगे कुछ बोल पाता कि वांग जी उसके ऊपर घूर के देखता है और कहता है, मैंने कहा तुम्हें ठंड लग सकती है और मैं नहीं चाहता कि मेरी वाइफ को ठंड लगे।
ये बोलकर वो विंग का हाथ पकड़ के आगे-आगे चलने लग गया था। सभी लोग हॉल में पहुंच चुके थे। वहां लैन फैमिली बैठकर खाना खा रही थी। वांग जी अपने अंकल और अपने गगा के पास जाता है। असल में वांग जी ने अचानक यूँ शादी का प्लान कर लिया और वो शादी भी करके आ गया। इसीलिए वहाँ किसी को भी पता नहीं था। अगर पता होता तो लैन फैमिली में ग्रैंड वेडिंग का प्रिपरेशन होता और उनमें दावत होती। पर यहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं। इसीलिए लैन कुरैन ने सभी एल्डर्स को, जितने भी लैन क्लैन के थे, उन्हें दावत पे बुलाया है। और इसीलिए अभी सारे एल्डर्स, लैन कुरैन, लैन सिचन वहीं पर बैठे हुए हैं। वांग जी विंग को लेकर लैन कुरैन के पास जाता है और उन्हें ग्रीट करता है और फिर वांग जी सिचन के बगल में आके बैठ गया और वो विंग को भी इशारा करता है कि वो भी बैठ जाए। वहीं विंग विंग भी वहां पर बैठ गया था। वहीं विंग के पीछे लू बाई और लू शॉ खड़े हो गए थे। वांग जी पहले विंग की तरफ देखता है। विंग की आंखों में साफ साफ दिख रहा था कि वो लू बाई और लू शॉ के लिए कंसर्न है। इसीलिए वांग जी लू शॉ और लू बाई से कहता है, लू बाई, लू शॉ, तुम दोनों वहां जाके खा सकते हो। वहां सारे डिसिपल खा रहे हैं। तुम दोनों अकेले ऐसे खड़े मत रहो। ये सुनकर लू शॉ उसे मना करते हुए बोलता है, नहीं राजकुमार, हम दोनों तो सर्वेंट हैं। हम दोनों कैसे डिसिपल के साथ बैठ के खा सकते हैं। पर वांग जी उन दोनों को इंटरप्ट करते हुए बोलता है, तुम दोनों खा सकते हो। और हाँ, हमारे क्लैन में कोई भी सर्वेंट नहीं है, सारे डिसिपल ही है। तो आज से तुम दोनों भी सर्वेंट नहीं हो, हमारे डिसिपल हो। तो तुम दोनों अपने आप को अलग मत समझना। जाओ वहाँ जाके खा सकते हो, ऐसे खड़े मत रहो। ये सुनकर लुबाई और लुशा एक दूसरे का फेस देखते हैं और फिर विंग की तरफ। विंग भी खुश हो गया था क्योंकि वो भी नहीं चाहता था कि वो दोनों, मतलब कि विंग और वांगजी खा रहे हैं और वो दोनों पीछे में खड़े होकर उन दोनों का फेस देखे या फिर सबका फेस देखे। इसीलिए विंग उन दोनों को इशारा कर देता है। वो दोनों अपना सर नोट करते और फिर उन्हें ग्रीट करके जहाँ डिसिपल खा रहे हैं वहाँ पर चले गए थे। विंग के होठों में एक लाइट सा स्माइल आ गया था। वांगजी को भी ये देखकर हल्का सा दिल में खुशी होता है। फिर वहाँ पर कुछ डिसिपल सारे लोगों को खाना सर्व करने लग गए थे। वांगजी और विंग खड़े होते हैं, मतलब कि पहले तो वांगजी खड़ा होता है और फिर उन सारे जो भी एल्डर्स थे उन्हें बो करते हुए बोलता है, मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। यूँ अचानक से मेरी शादी का न्योता आप लोगों को मिला है और यूँ अचानक से आप लोगों को पता चला कि मैंने शादी की है। पर मुझे खुशी हुई, आप लोग सभी मेरे विंग को अपना रहे हो। ये बोलकर वो फिर से बो करता है। वहीं विंग भी खड़ा हो गया था क्योंकि वो देख पा रहा था कि वांग जी विंग और अपने लिए ही खड़ा हुआ है ना, इसीलिए विंग भी वांग जी के जैसे ही उन दोनों को, मतलब उन सभी को बो करता है। फिर वांग जी विंग को बैठाता है और फिर अपना भी बैठकर डिनर करने लगे। वहीं विंग विंग उस खाने को देख के मुंह बना रहा था, पर वो चुपचाप उस खाने को खा भी रहा था क्योंकि वो नानुकुर तो नहीं कर सकता। उसकी आदत कभी भी खाने को नानुकुर करने की है ही नहीं। इसीलिए वो बिना कुछ रिएक्ट करे उस खाने को खा रहा था। पर उसके दिल में चल रहा था, ये कितना बेस्वाद खाना है, इसे कैसे कोई खाता होगा। ये सोचते हुए वो बिना मन से ही उस खाने को खाया जा रहा था। वहीं वांग जी खाते टाइम विंग की तरफ देखता है। विंग बिना किसी रिएक्शन के उस खाने को खा रहा था। ये देखकर वांग जी के होठों में एक लाइट सा स्माइल आ गया और वो अपने स्लीव से कुछ निकालते हुए वो विंग की तरफ पास करता है। पहले तो विंग को समझ नहीं आया, पर वांग जी के हाथों में देखकर वो समझ गया था कि ये चिली पाउडर है। इसीलिए विंग उस चिली पाउडर को ले लेता है और वो उस चिली पाउडर को अपने खाने में डालता है और फिर उसे खाने लगा। विंग को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा वांग जी कितना ज़्यादा केयरिंग है। ये सोचकर विंग के फेस में एक लाइट सा स्माइल आ गया था। वो सोच रहा था, कितना अच्छा होता ना कि ये पहले ही मुझे मिल जाते। ये सोचते हुए वो वांग जी की तरफ देखता है और जैसे ही महसूस करता है कि वांग जी भी उसे देख रहा है, वो अपनी नज़रें हटाकर अपना खाना खाने लग गया था। ऐसे ही उनका खाना खत्म होता है और फिर वो दोनों अपने रूम की तरफ जाते हैं, मतलब कि जिंगशी की तरफ। जिंगशी में पहुंचते ही वांग जी विंग को पीछे से गले लगा लेता है और वो उसके नेक पे किस करने लग गया था। विंग की सांसें रुक गई थी। वांग जी अचानक से उसके ऊपर टूट पड़ा था। वांग जी धीरे धीरे करके अपने हाथों को विंग के कपड़ों के अंदर डालने लग गया था। विंग बहुत ज़्यादा शॉक था, इतना ज़्यादा शॉक था कि वो तो कुछ रिएक्ट ही नहीं कर पा रहा था। वो महसूस कर रहा था कि वांग जी का हाथ उसके चेस्ट में घूम रहा है, उसके बेली पे घूम रहा है।
पर उसका इतना हिम्मत नहीं था कि वो उसे हटा पाए। वांग जी धीरे-धीरे करके विंग के कपड़ों को निकाल देता है और वो विंग को उठा लिया था। विंग जैसे ही महसूस करता है कि उसकी अपर बॉडी पूरी तरह नेकेड हो चुकी है, वो वांग जी की तरफ देखता है और वो वांग जी को कुछ बोल पाता उससे पहले ही वांग जी उसे किस करने लगा था। वांग जी उसे बेड पे सुलाकर उसके ऊपर आकर उसके होठों को सक कर रहा था। विंग को ये अच्छा लग रहा था क्योंकि सच में वो वांग जी से प्यार करता है। वो बचपन से वांग जी से प्यार करता है। भले ही ये वांग जी अलग हो, पर है तो वही फेस ना, वही फीलिंग ना। और ये वांग जी तो उसे इतना ज़्यादा प्यार करता है और वो इतना ज़्यादा इसे पैम्पर करता है, इतना ज़्यादा लाड क्या मतलब केयर करता है। तो कौन इंसान होगा जो इससे नफ़रत करेगा, इस इंसान से बचेगा। और वो इतना ज़्यादा प्यार कर रहा है, तो कैसे विंग अपने आप को कंट्रोल कर सकता है? वहीं वांग जी का फेरोमोन विंग के ऊपर इफ़ेक्ट कर रहा है। विंग की बॉडी से हल्के-हल्के फेरोमोन निकल रहे हैं, जिसके कारण वांग जी भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है और वो धीरे-धीरे करके अपने आप को भी अनड्रेस करने लग गया था। विंग को अपनी ओमेगा बॉडी पर कंट्रोल ही नहीं था, क्योंकि वो वांग जी के फेरोमोन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वो तो उसे पता ही नहीं है कि आखिर एक ओमेगा अपने फेरोमोन में कैसे कंट्रोल करता है और वो वांग जी के सामने अपने फेरोमोन को रिलीज करते जा रहा है। वहीं वांग जी के फेरोमोन को कैसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, ये भी विंग को पता नहीं है। इसीलिए वांग जी का फेरोमोन महसूस करते ही विंग को अराउजल फील होने लग गया था। वांग जी धीरे धीरे करके विंग के पूरे चेस्ट पे लिक कर रहा है, सक कर रहा है और बाइट भी कर रहा है। विंग मौन करे जा रहा है। वहीं वांग जी धीरे से उसके गले के पास जाता है और उसके नेक को किस करने लगा, उसके होठों को किस करने लगा। वांग जी विंग की पूरी बॉडी पे किस कर रहा है, लव बाइट दे रहा है। वहीं विंग हल्की हल्की सी मौन निकाल रहा है, जिसके कारण वांग जी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है और वो विंग के साथ वो सब करने के लिए तैयार हो रहा था। वहीं विंग विंग भी अब पूरी तरह से अराउजल फील कर रहा था। उस पूरे रूम में वांग जी और विंग के फेरोमोन भर चुके थे, जिसके कारण विंग अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था। उसे याद भी नहीं था कि वो क्या कर रहा है। वो बस अभी जो हो रहा है उसे होने दे रहा है। वहीं वांग जी जब विंग को देखता है कि विंग अपनी आंखें बंद करके ये सब महसूस कर रहा है, उसके होठों में एक स्माइल आ गया और वो फिर से विंग के होठों पे किस करने लग गया था। विंग उस किस में इतना डूब चुका था कि वो तो रिएक्ट करना ही भूल चुका था, जिसे देखकर वांग जी उसके होठों में बाइट कर लेता है और इस बाइट से विंग को होश आता है और वो महसूस करता है कि वांग जी उसके ऊपर है। वांग जी उसे किस कर रहा है और जैसे ही विंग ने अपनी आंखें खोल के सामने की तरफ देखा, मतलब कि वांग जी का फेस तो विंग के बहुत ज़्यादा करीब था ना, जिससे विंग डर गया। उसे उस पल का याद आने लगा कि जब वांग जी ने उसके साथ ज़बरदस्ती की थी। विंग के आंखों में आंसू आ गए थे और वो वांग जी को अपने ऊपर से धक्का दे देता है। वांग जी अभी प्रिपेयर नहीं था इस धक्के के लिए, इसीलिए वो विंग से हट गया था। विंग उसे हटाकर अपने आप को कंबल से लपेट लेता है और वो बहुत ज़ोर से रोने लग गया था। वांग जी डर गया था कि आखिर विंग को क्या हो गया है। वो विंग को छूने की कोशिश करता है, पर विंग तो और भी ज़्यादा अपने आप को सिमट लेता है और वो वांग जी से बोलता है, प्लीज़ मुझे मुझे मत छूना, प्लीज़ मुझे बहुत दर्द होता है, प्लीज़। ये बोलते हुए वो रो रहा था, जिसे देखकर वांग जी को ना अपने दिल में शार्प पेन होता है। वो विंग के रिएक्शन को देख रहा था। विंग उससे डर रहा है। विंग रोते हुए कहता है, प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत करना, मुझे उस दिन बहुत दर्द हुआ था, प्लीज़ प्लीज़ मुझे मत टच करना। ये बोलते हुए वो रोए जा रहा था। वांग जी को उस दिन की बात याद आती है कि कैसे उसने विंग के साथ ज़बरदस्ती की थी। हाँ, वो रट में आकर की थी, पर किया तो था ना उसने ज़बरदस्ती। ये सोचकर वो गिल्टी टोन में कहते हैं, विंग मुझे मुझे माफ़ कर दो विंग, पर मुझे। ये बोलते हुए वो भी विंग की तरफ ही देख रहा था। वो कुछ कह भी नहीं पा रहा था। उसे उस दिन का बात याद आ रहा था। उसे फिर से गिल्टी महसूस हो रहा था। वो विंग से सॉरी कहते हुए बोलता है, विंग मुझे माफ़ कर दो। उस दिन के लिए मुझे पता नहीं था कि तुम उस दिन की बातों को अभी तक। ये बोलते हुए वो अपना सर नीचे कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ विंग विंग रोते हुए कह रहा था, प्लीज़ प्लीज़ मुझे मुझे मत छूना, प्लीज़ मुझे बहुत दर्द हुआ था उस दिन, प्लीज़ प्लीज़ मुझे मुझे उस तरह मत छूना। ये बोलते हुए वो रो रहा था। वांग जी को ये सुनकर ना बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था अपने दिल में। वो सीधा
विंग के पास जाता है और उसे अपने बाहों में छुपा लेता है और वो अपनी कामिंग फेरोमोन को रिलीज़ करने लग गया था, जिससे विंग को अच्छा तो लग रहा था, पर वो अभी भी रोए जा रहा था। वांग जी उसके बैग को सहलाते हुए बोलता है, मुझे माफ़ कर दो विंग, उस दिन जो भी कुछ हुआ था वो मैंने रट में आकर कर दिया था, पर मैं ऐसा करना नहीं चाहता था, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था विंग। विंग कहता है, प्लीज़ मुझे मुझे मत छूना उस तरह से। ये बोलते हुए वो रो रहा था, वांग जी की बाहों में ही रो रहा था। वांग जी उसे सहलाते हुए बोलता है, हाँ हाँ मैं कुछ नहीं करूँगा, बस तुम चुप रहो, मैं तुम्हारी मर्जी के बिना तुम्हें नहीं छूँगा विंग, मुझे माफ़ कर दो, इस बार मुझे माफ़ कर दो। मैं अब उस तरह से तुम्हें नहीं छूँगा विंग, प्लीज़ अब रोना बंद करो प्लीज़ विंग, मैं तुम्हें तुम्हें कुछ नहीं कर रहा हूँ। ये बोलते हुए उसके बैग को सहला रहा था और वहीं विंग उसके कपड़े को, मतलब कि वांग जी के कपड़े को पकड़कर बहुत ज़ोर से रो रहा था। उसे उस दिन की बात याद आ रही थी कि कैसे वांग जी की आँखों में एक हैवानियत थी। उसके आँखों में जो इतना लस्ट था, वो देखकर विंग को डर लग गया था। उस दिन जब उसने अपनी आँखें वांग जी की आँखों से मिलाई थी, तब वांग जी की आँखें बहुत ज़्यादा रेड थी। उसकी आँखों में ही बहुत ज़्यादा हैवानियत था, जिसे देखकर विंग डर गया था और विंग पूरी रात तक चिल्लाता रह गया था कि प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो। पर वांग जी तो सुनने का नाम ही नहीं ले रहा था और यही बात विंग को डरा रही थी। और आज जब हिस्टोरिकल वाला वांग जी विंग के बहुत ज़्यादा करीब आया और विंग ने उसकी आँखों में देखा, तो आज हिस्टोरिकल वर्ल्ड के वांग जी की आँखों में उसे मॉडल वर्ल्ड के वांग जी की आँखें याद आ गई थी, इसीलिए विंग डर गया था और वो रो रहा था। वांग जी उसे काम करता है अपने फेरोमोन से और जैसे ही विंग शांत होता है, वो वांग जी की बाहों में ही रोते हुए सो गया था। वांग जी उसे बेड पे सुलाता है और उसके माथे को चूमते हुए कहता है, मुझे माफ़ कर दो विंग, उस दिन जो भी कुछ हुआ था, मैं मैं वो सब करना नहीं चाहता था तुम्हारे साथ, पर वो सब शायद तक मुझसे नशे में हो गया। ये बोलते हुए वो उसके फॉरहेड पे फिर से किस करता है। वांग जी की आंखों में भी आंसू आ गए थे। वांग जी अपने दिल में ही कहता है, विंग मुझसे बहुत ज़्यादा डरता है, मैंने उस दिन सच में अपनी हैवानियत को पार कर दिया था। ये बोलते हुए उसने विंग को अपने सीने से लगा लिया था और वांग जी पूरी रात भर सोया नहीं था। वो बस उस दिन की बात याद कर रहा था कि आखिर वो सब कैसे हुआ था। वांग जी को खुद भी होश नहीं था कि वो क्या कर रहा है, पर उसे बाद में होश आया था कि उसने विंग के साथ क्या कर दिया है। उसे बहुत ज़्यादा गिल्ट हो रहा था उस दिन। वो सच में विंग को अपने आप से दूर करना नहीं चाहता था और जब विंग उसे छोड़कर जा रहा था, तब वांग जी को बहुत ज़्यादा ही दुख हो रहा था, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। विंग को वो किसी भी हाल में अपने आप से दूर नहीं कर सकता। वांग जी अपने मन में ही सोचता है, विंग उस दिन जो भी कुछ हुआ था उसके लिए मुझे माफ़ कर देना और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे दिल में अपने लिए जगह फिर से बनाऊंगा विंग। मैं तुम्हें उस दिन का याद बिल्कुल भी आने नहीं दूँगा। उस दिन को भूल जाओ ना विंग। ये बोलते हुए वो उसे बहुत ज़्यादा टाइटली पकड़ लेता है। वहीं विंग भी उसे अपनी बाहों में पकड़ लेता है। फिर ऐसे ही वो रात भी बीत गई थी। वांग जी सुबह उठते ही विंग का फेस अपने सामने देखता है। वो विंग को पहले तो देखता है, उसके बालों को सहलाता है और उसके फॉरहेड पे किस करते हुए बोलता है, विंग आज से मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं तुम्हारा फिर से वही प्यार बन सकूं जैसा तुम मुझे प्यार करते थे। ये बोलकर वो फिर से उसके फोrehead पे किस करता है और वो उठकर अपने आप को फ्रेश करने जाता है। वहीं विंग विंग वहीं अपने कंबल को पकड़कर सोया हुआ था। कुछ टाइम बाद ही वांग जी फ्रेश होकर बाहर आता है। वो देखता है कि विंग अभी भी सोया हुआ है। वांग जी को पता है कि विंग इतनी जल्दी नहीं उठता, इसीलिए वो उसे बिना उठाए ही वहां से बाहर की तरफ चला गया था। ऐसे ही कब 7 बज गए पता ही नहीं चला। कुछ टाइम बाद विंग की आंखें खुलती है, वो भी सूरज की बहुत तेज रोशनी से। खिड़की से बहुत ज़्यादा तेज रोशनी विंग के फेस में पड़ी, तब जाकर विंग को नींद, मतलब विंग की नींद टूटी। वो सामने की तरफ देखता है, वहां पर वांग जी नहीं था और विंग को याद आता है कि उसने रात को क्या किया था, उनके बीच में रात को क्या हुआ था। वो डर गया था। वो अपने आप को समझाता है कि विंग ये तुमने क्या किया, वो पर्सन नहीं है जो जिसने तुम्हें हर्ट किया, ये तो कोई अलग है, ये तो इसके दिल में तुम्हारे लिए प्यार है, तुम इससे कैसे डर सकते हो।
विंग अपने आप में यही सब समझाया जा रहा था और तभी उसे याद आता है कि वांग जी कल किस तरह रिएक्ट कर रहा था उसे देखकर। इससे विंग को और भी ज़्यादा बुरा लगने लगा। वांग जी विंग के लिए कितना ज़्यादा परेशान हो गया था, ये सोचकर विंग को वांग जी के लिए बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। विंग यही सब सोच ही रहा था कि तभी वहाँ पर गेट नॉक होता है। विंग अपने आप को देखता है और फिर गेट की तरह, और वो उठकर गेट खोलने जाता है। विंग के पूरी तरह से बाल बिखरे हुए थे, यहाँ तक कि वो कपड़ा भी ढंग से पहना हुआ नहीं था, क्योंकि वांग जी ने तो उसके आधे से ज़्यादा कपड़े उतार दिए थे ना, तो विंग कहाँ से कपड़ा पहनेगा। विंग कैसे भी करके अपने कपड़ों के बांधता है और वो गेट के पास जाकर गेट को खोल देता है। गेट के पास लूबाई खड़ी हुई थी। लूबाई को देखकर विंग कहता है, लूबाई तुम। ये सुनकर लूबाई कहती, राजकुमार आपको हेडमास्टर बुला रहे हैं, एक प्रिंसिपल आया था, उन्होंने मुझे कहा है आपको उठाने के लिए। ये सुनकर विंग को याद आता है कि अरे हाँ, कितना बज गया है। ये बोलकर वो लूबाई को पूछता है। लूबाई कहती है अभी तो 7:30 या 8 बज रहे हैं। ये सुनकर विंग को शौक लगा, 7:30 8। ये सुनकर विंग को याद आता है कि उसने तो रूल में पढ़ा था कि सब डिसिपल और जितने भी लैंड क्लैन वाले हैं उन्हें 5 बजे उठना पड़ता है। विंग को आज पनिशमेंट मिलेगी, ये सोचकर वो घबरा गया था। वो लूबाई से कहता है, लूबाई। ये बोलकर वो उसे अंदर की तरफ खींच लेता है। लूबाई शॉक हो गई थी क्योंकि विंग ने अचानक से उसे खींचा था। विंग जल्दी से उस रूम का गेट बंद कर देता है और लूबाई को लेकर अपने वार्डरोब की तरफ जाता है जहाँ पर विंग के कपड़े रखे हुए थे। विंग उन कपड़ों को देखते हुए बोलता है, लूबाई मैं नहा के जल्दी से आता हूँ, तुम मुझे कपड़े पहना देना, ओके। ये बोलकर वो बाथरूम की तरफ भाग गया था। वहीं लूबाई उस रूम में, मतलब कि वांग जी और विंग के रूम में खड़ी रह गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो यहाँ क्या करेगी। अगर राजकुमार लैन आ गए, मतलब कि वांग जी आ गया, तो उसकी तो खैर नहीं। ये सोचकर लूबाई बहुत ज़्यादा डर रही थी और वो डरते डरते ही वहीं पर खड़ी रह गई। कुछ ही टाइम में वहाँ पर विंग बाहर आता है। विंग भागकर लूबाई के पास जाते हुए बोलता है, लूबाई मुझे जल्दी से कपड़े पहनाओ, आज तो मेरी खैर नहीं। ये बोलते हुए वो लूबाई को देखता है। लूबाई भी अपना सर हिलाती और फिर विंग को तैयार करने लग गई थी। कुछ टाइम बाद ही विंग अच्छी तरह से तैयार हो गया था। लूबाई ने उसके बालों को भी अच्छी तरह से बांध दिया था। विंग लूबाई को कहता है, लूबाई कितना टाइम हुआ होगा। ये सुनकर लूबाई बाहर की ओर देखती है और वो कहती है शायद तक 8 या 8:30। ये सुनकर विंग को और भी ज़्यादा डर लगने लगा, क्योंकि उस बुक में, मतलब कि रूल बुक में साफ साफ लिखा हुआ था 6 बजे तक सारे डिसिपल उठ जाने चाहिए और लैंड फ्रेंड की तो जिम्मेदारी होती है 5 बजे उठ के सारे कामों को देखने की। और विंग 8:30 बजे ये सब करेगा, आज तो उसे पनिशमेंट मिलने वाली है। ये सोचकर विंग डर रहा था और उसने पढ़ा भी था कि जब कोई रूल तोड़ता है तो उन्हें क्या पनिशमेंट मिलती है। विंग बहुत ज़्यादा डर रहा था। वो लूबाई से कहता है, लूबाई क्या मुझे पनिशमेंट मिलेगी। पर लूबाई कहता है, नहीं राजकुमार आपको। पर विंग कहता है, नहीं मुझे मिलेगी, मैं लेट हो गया हूँ। लूबाई उसे समझाती है। वो दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ का गेट खुलता है। हे गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे आगे क्या होगा। ओके, फिर बाय बाय।